ये स्टोरी आपको एक साइंस फिक्शन और कॉन्स्पिरेसी लग सकती है, पर ये नहीं है। मैं 2010 से रिटायर्ड एक हेल्थी और दिमागी रूप से सतर्क व्यक्ति हूँ जो टेक्नोलॉजीज़ को लेकर ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में 40 साल काम किया है। मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करता और मैंने अपने स्मार्टफोन को भी सिर्फ कॉलिंग और टेक्सटिंग में यूज़ किया है। मैं रिटायरमेंट के बाद से ही अपने घर पर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और अपनी मर्जी के काम जैसे लैपटॉप रिफर्बिश करना वगैरह कभी कभी करता रहता हूँ। मेरे पास गवर्नमेंट द्वारा की जाने वाली किसी तरह की निगरानी और कार्रवाई के पीछे का कोई कारण नहीं है, पर कई साल पहले मैंने डार्पा के साथ कुछ प्रोजेक्ट में काम किया है जो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। डार्पा एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जो कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की रिसर्च डेवलपमेंट और उनके यूटिलाइजेशन में शामिल रही है, पर मुख्य रूप से वो कई ब्लैक प्रोजेक्ट्स और सुपर सीक्रेट टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट पर काम करते रहते हैं जो पब्लिक डिस्क्लोजर और लोगों की सोच से कहीं गुना आगे है। वहीं सारा यानी साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड रिसर्च एसोसिएट्स ये एक हाई लेवल डिफेंस एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्टर है जिसका कनेक्शन हम आगे देखेंगे। तो मार्च 2012 के पहले सप्ताह मैं 4 लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम डालकर उनके अपडेट्स पर काम कर रहा था। मेरे पास अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट था जो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं दिया, पर इस बार मेरी सभी मशीन्स अपडेट्स में रुकने लगी। मैंने मशीन्स को रिबूट कर प्रोसेस वापस शुरू करी, पर वही सेम सिचुएशन वापस हो गई। मैं इसका पता लगाने के लिए अपने लिविंग रूम में लगे मॉडेम राउटर को देखने गया, पर वहाँ लगा ईथरनेट केबल और मॉडेम वर्किंग स्टेटस लाइट को कंटिन्यूस दिखा रहा था। उस वक्त मैंने सोचा शायद केबल कंपनी उनके नेटवर्क सिस्टम पर कुछ काम कर रही होगी। इसके लिए मैंने अपने टेक कंप्यूटर से अपने इंटरनेट राउटर को लॉगिन किया चेक करने के लिए। राउटर की लॉग फाइल्स एक बड़े DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बता रही थी। DDoS अटैक जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया और गवर्नमेंट नेटवर्क पर होते हैं, इंडिविजुअल होम नेटवर्क पर नहीं। मैंने उन लॉग इन्फॉर्मेशंस को और ध्यान से देखने की कोशिश की और मैंने एक डिफाइनाइट पैटर्न को रिपीट होते हुए देखा जो DDoS अटैक का ट्रेडमार्क नहीं था। फिर मैंने सारे इन्वॉल्व्ड एड्रेस का IP एड्रेस देखा और मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो सारे एड्रेस गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, NSA, SSA और IRS के थे। मेरे लिए ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे 4 गवर्नमेंट सिस्टम इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और इंटरनेट अटैक में इस्तेमाल हो सकते हैं। अगले 2 दिनों में मैंने अपने कंप्यूटर से एक नेटवर्क मॉनिटरिंग यूटिलिटी का इस्तेमाल कर कम्युनिकेशन बिठाया और पाया कि मेरी मशीन कुछ यूनिक डाटा क्वेरीज को 2 तरफा कम्युनिकेट कर रही थी। ये एक तरह से डाटा माइनिंग ऑपरेशन की तरह था। जैसा कि मैंने बताया, मुझे किसी तरह का सर्विलेंस और निगरानी का डर नहीं है, पर फिर भी मैंने अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस में इंटरप्शन करने के लिए उन साइट्स को ईमेल कर दिया और वो अटैक चौथे दिन रुक गए। मार्च 2012 का आखिरी सप्ताह। मेरी वाइफ फेसबुक की एक एक्टिव यूज़र है और वो अपने कंप्यूटर को बेकार जंक फाइल से भर देती है। 27 मार्च 2012 की सुबह उसने मुझे बताया कि उसका कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया है। मैंने उसमें यूटिलिटी प्रोग्राम चलाकर जंक फाइल्स को क्लीन कर दिया, जिसके बाद चीज़ें बिना इंटरप्शन के चलने लगी। उसी दिन मैंने पाया कि हमारा इंटरनेट वापस बहुत स्लो हो गया है। ये वैसा ही था जैसे महीने की शुरुआत में हुआ था। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मैं ये वापस झेलना नहीं चाहता था। अगले दिन मेरी वाइफ किसी काम से सुबह जल्दी निकल गई और मैं अपना कॉफ़ी का कप लेकर लिविंग रूम की चेयर पर बैठ गया और अपने टीवी को ऑन कर लैपटॉप चलाने लगा। लगभग 30 मिनट गुजरने के बाद मुझे बहुत अजीब महसूस होने लगा। मेरा शरीर पसीने में लथपथ होकर ठंडा होने लगा। मेरा दिल बहुत तेज़ी से भाग रहा था और मुझे सिर दर्द के साथ हल्के चक्कर महसूस होने लगे। मैं कुछ देर बैठकर अपनी दिल की धड़कन नापने लगा जो 150 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा जा रही थी। मैं समझ गया कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा था। मैं शायद बेवकूफ़ ही था, पर मैंने खुद ही अपने आप को हॉस्पिटल ले जाने का सोच लिया जो लगभग 1 किलोमीटर दूर था।
मैं अपनी कार की चाबी और कोट लेकर बिल्डिंग के बाहर जाने लगा। जब मैं बिल्डिंग के बाहर आया, मैं धीरे धीरे अपने आप को वापस बेहतर महसूस करने लगा। मैंने मन में सोचा शायद मुझे फिर भी हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। मैं कार में बैठ गया और अपनी पल्स को दोबारा नापने लगा। मेरी पल्स 65 बीपीएम की नॉर्मल रेंज दिखा रही थी। मुझे पसीना आना बंद हो चुका था और मेरा सिर दर्द भी गायब हो चुका था। मैं अपनी गाड़ी को इमरजेंसी रूम के बाहर पार्किंग में लगाकर कुछ समय बैठा रहा, ये सोचकर कि क्या पता ये चीज़ मुझे वापस दोबारा होने लगे। मैं वहाँ लगभग 40 मिनट बैठा रहा, पर खुद को नॉर्मल महसूस कर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब इमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है और बिना सिम्टम के उन्हें मैं एक पागल बुजुर्ग की तरह लगूंगा और ये सब मुझे महंगा भी पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया और घर में अपने लिविंग रूम में जाकर बैठ गया और विचार करने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। इसके लिए मैंने अपने लैपटॉप के इंटरनेट ब्राउज़र को खोला, जो होम पेज को भी लोड करने में 10 सेकंड ले रहा था। मैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स और जानकारियों को पाने के लिए मायो क्लिनिक की वेबसाइट को चेक करने लगा। मैं ये करते हुए लगभग आधे घंटे बैठ चुका था और मुझे फिर से अजीब महसूस होने लगा, वही सेम सिम्टम्स के साथ। मैंने डिसाइड किया कि मुझे इमरजेंसी रूम में चले जाना चाहिए। मैंने अपना कोट लिया और बिल्डिंग के बाहर आ गया और मैं खुद को वापस बेहतर महसूस करने लगा। मैं अपनी कार में जाकर बैठ गया और कुछ मिनट इंतज़ार कर सोचने लगा कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मेरे घर में कोई चीज़ ऐसा कर रही होगी। इसको जानने के लिए मैं घर के अंदर गया। मुझे पता था कि मेरे घर में कोई गैस लीक नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरे घर में इलेक्ट्रिक सिस्टम है और ना ही मैंने कोई बदबू और टॉक्सिक केमिकल को भी नोटिस किया। मैंने अपने पड़ोसी से भी जाकर पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया जो उन्हें बीमार फील करवा रहा हो। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर के बाहर ही रहूँगा और देखूँगा कि वो सिम्टम वापस आते हैं या नहीं। मैं लोकल रेस्टोरेंट में कुछ खाने और घूमने के लिए चला गया, अपना टाइम पास करने के लिए। 3 घंटे बाद जब मैं घर के लिए वापस निकला, तब भी मैं नॉर्मल ही महसूस कर रहा था। घर में जाने के बाद लिविंग रूम से अपना लैपटॉप लेकर मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन पर नज़र मारने लगा। नेटवर्क यूटिलिटीज़ को मॉनिटर करने के बाद मैंने राउटर लॉग्स को वापस देखने का सोचा। मैंने पाया कि मैं एक सिंगल आईपी एड्रेस से डीओएस में टारगेट किया जा रहा था। मैंने आईपी रजिस्ट्रेशन को देखा और पाया कि वो सारा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के नाम से था। इसके बाद मैंने उस कंपनी की वेबसाइट को सर्च किया और घर में लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे वापस ठंडा पसीना आने लगा। अब मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मैंने सारा की वेबसाइट पर डीओडी के लिए की जा रही रिसर्च और डार्पा के इन्वॉल्वमेंट को देखा। उनकी रिसर्च और इन्वॉल्वमेंट को पढ़कर मेरी सूझबूझ ये कहने लगी कि वो किसी तरह का वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। पर मैं सर दर्द में उन जानकारियों को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहा था और मैंने अपने मॉडेम केबल को बंद करके अपने घर के बाहर जाने का मन बना लिया था। लेकिन पावर ऑफ करने के कुछ मिनट बाद ही मेरा हार्ट रेट वापस नॉर्मल हो गया और सिर दर्द गायब होने लगा। मैंने अपने राउटर को लॉगिन कर सारा के आईपी एड्रेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और 5 मिनट के अंदर ही मैं अपने घर में वापस अच्छा महसूस करने लगा। मैंने अपने केबल मॉडेम को वापस चालू किया और डिसाइड किया कि मैं एक नया राउटर इंस्टॉल करूंगा, इन केस अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ डाल दी हो जो भविष्य में आईपी ब्लॉक को बाईपास कर दे। इन घटनाओं के बाद वो अटैक वापस कभी नहीं हुए। मेरा दिमाग मुझे ये पता लगाने के लिए कह रहा था कि उन्होंने ये सब कैसे किया होगा। मैंने अपने राउटर लॉग फाइल को सेव कर प्रिंट ले लिया। मैं उस प्रिंट को देख रहा था कि कब राउटर लॉग में ट्रैफिक जंप हुआ। मैंने नोटिस किया कि वो अटैक मेरे लैपटॉप के इस्तेमाल करने से 2 मिनट पहले ही शुरू हो गए थे। उन लॉग फाइल्स ने मुझे एक और चीज़ नोटिस करवाई कि वो अटैक 35 मिनट तक चला और फिर 48 मिनट के लिए रुक गया। फिर वो 28 मिनट के लिए चालू हुआ और 2 घंटे 52 मिनट के लिए रुक गया और वो वापस 25 मिनट के लिए शुरू हुआ, तब तक जब तक मैंने अपने केबल मॉडेम की पावर ऑफ ना कर दी। ये इंटरनेट अटैक के शुरू और बंद होने का समय मेरी वायरलेस राउटर के पास मौजूदगी और नामौजूदगी से परफेक्टली मैच हो रही थी। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि कैसे वो अटैक मेरे द्वारा लैपटॉप ऑन करने से 2 मिनट पहले ही शुरू हो गए थे। वो मेरी हलचल और मौजूदगी को कैसे डिटेक्ट कर रहे थे। क्या वो सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहे थे या उनकी रेंज में आने वाले सभी व्यक्ति को कर रहे थे। मैं इन घटनाओं को विश्लेषण कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा
कि सारा, जो कि एक रिसर्च डेवलपमेंट कंपनी है, उन्होंने किसी ऑर्डर और कमीशन पर एक गुप्त हथियार को बनाया है जो वाईफाई का इस्तेमाल करके व्यक्ति की मौजूदगी का पता लगा सकता है, उनकी शारीरिक जानकारियों से उनकी पहचान कर उसे टारगेट कर मार सकता है, ऐसे तरीके से जो दिखने में बिल्कुल नेचुरल डेथ लगे। इसके सेंसिंग मैकेनिज्म में व्यक्ति की पहचान करने की भी काबिलियत है, क्योंकि बिना टारगेट सेट किए अटैक करना एक कमज़ोर प्रयास होगा। वो राउटर के वायरलेस इनपुट आउटपुट को रेडार और एमआरआई टेक्नोलॉजीज़ की तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसके इंस्ट्रक्शन राउटर की रोम में आसानी से लोड होकर कम से कम इंटरेक्शन के साथ बाहर से कंट्रोल रखते होंगे, जो वाईफाई सिग्नल को फैलाकर टारगेट व्यक्ति की मेडिकल जानकारी जैसे हाइट, बॉडी मास और वेट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर उनकी प्रोफाइल आईडी बनाने में भी सक्षम होगा। मुझे ये समझ आने लगा कि सारा ने एक ऐसा स्ट्राइक मैकेनिज्म डेवलप किया है जो टारगेट व्यक्ति की दिल की धड़कन को भी डिटेक्ट कर उसमें बदलाव कर सकता है, पर इसमें उन्हें राउटर के इनपुट आउटपुट से वायरलेस रेडियो को लगातार डाटा स्ट्रीम करवाने की ज़रूरत होती है, जो राउटर के लॉग में एक डोस अटैक की तरह दिखता है। उनका ये एक्सटर्नल कंट्रोल प्रोग्राम अगर फुल्ली डेवलप्ड होता तो वो राउटर की रोम में इस तरह से लोड होता कि वो डोस अटैक में भी नहीं दिखता। मेरी खोजबीन में बाद में मुझे पता लगा कि 2014 के बाद से कई टेक स्टडीज़ और जर्नल्स सामने आए हैं जो बताते हैं कि वाईफाई राउटर के इस्तेमाल से दीवालों के आर पार भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, उसके जीवित शारीरिक संकेतों को स्कैन कर देखा जा सकता है और बोलते वक्त उसके होठ भी पढ़े जा सकते हैं। बेशक इन स्टडीज़ का उद्देश्य परोपकारी तरीके से सामने लाया गया है, जैसे इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी में किया जा सकता है, अकेले बीमार बूढ़े लोगों पर निगरानी रखने के लिए, पर यह चीज़ लोगों पर लगातार निगरानी रखने, उनकी जासूसी करने और व्यक्ति को टारगेट किल करने वाले हथियार की तरह भी काबिलियत रखती है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का हथियारों की तरह प्रयोग बहुत असली है। ये आपके घरों को स्कैन कर आपकी पहचान कर आपकी शारीरिक गतिविधियों, आपकी दिल की धड़कन और आपकी सांसों पर भी नज़र रख सकता है, और मॉडिफिकेशन के साथ दिमागी ब्रेन वेव्स में भी बदलाव कर सकता है, जिसे दूसरी वीडियोस में देखेंगे। डार्पा आपकी सोच समझ और पब्लिकली रिलीज टेक्नोलॉजी से कई गुना आगे है। अगर कुछ चीज़ें सुनने में आपको बकवास और बेवकूफ़ी भरी लगे तो बिना जाने समझे उसका ये मतलब ना निकाले कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो सब चीज़ें पॉसिबल है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप वाईफाई राउटर के आसपास या टीवी, लैपटॉप और मोबाइल को एक जगह बैठकर चला रहे हो और कुछ समय बाद आपके दिमाग में अजीब अनचाही सोच और भावनाएं उत्पन्न होने लगे, या आपके दिमाग में अचानक दर्द और शरीर में पसीना और बाकी घबराहट के लक्षण आने लगे, तो एक बार राउटर, टीवी, लैपटॉप और मोबाइल के इंटरनेट को बंद कर उनसे दूर जाकर देखे या किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर देखे। अगर वो सारे लक्षण अगले कुछ मिनट में गायब हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप टारगेटेड इंडिविजुअल बनाए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।